स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपनी यूट्यूब चैनल आर्ट्स की दुनिया पर। और दोस्तों, हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त और होस्ट प्रिवेश सिंह। तो यार दोस्तों, आज का जो वीडियो लेकर आया हूं मैं इसमें आपके लिए बताऊंगा आईडीओ भारत जो आपका सब्जेक्ट है इसके यूनिट 4 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ आपसे, तो बहुत सारे लोगों का ये कमेंट आ रहा था मेरे चैनल पर कि आईडीओ भारत में आयुर्वेद के विकास पर वीडियो सीरीज़ बनाइए। क्योंकि दोस्तों, ये जो टॉपिक है आयुर्वेद का विकास भारत में कैसे हुआ, इसको लेकर लोगों को मुझे ऐसा लगता है कि शायद कंटेंट नहीं मिल पा रहा है यूट्यूब पर, इसलिए उन्होंने मुझे कमेंट किया। तो दोस्तों, ऐसे कुछ लोगों के कमेंट मेरे पास आए हुए हैं जिन्होंने ऐसा बोला हुआ है। तो उसी बेसिस पर आज मैं आईडीओ भारत सीरीज़ में ही आपके लिए लेकर आया हूँ क्वेश्चन नंबर 1 यूनिट 4 का, जिसमें आपके लिए बताऊँगा कि भारत में आयुर्वेद का विकास कैसे हुआ। तो चलिए चलते हैं हम लोग हमारी स्क्रीन पर। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर यहाँ पर क्लियरली आपके लिए दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, भारत में आयुर्वेद के विकास के बारे में लिखिए। तो आंसर मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप आपके क्वेश्चन पेपर्स में आंसर लिख सकते हो। आप किसी यूनिवर्सिटी से हो दोस्तों, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप बरकतुल यूनिवर्सिटी से हैं, आप एमपी में जीवाजी विश्वविद्यालय से, आप किसी भी विश्वविद्यालय से हों, यूनिवर्सिटी से हों, आपका इस वीडियो को देखकर सारा अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा आप समझिए इस चीज़ को। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक। लिखा हुआ है साथियों यहाँ पर कि आयुर्वेद का विकास कैसे हुआ भारत में। तो आपकी फर्स्ट लाइन में बताया हुआ है यहाँ पर कि आयुर्वेद भारतीय उपमहाद्वीप में ऐतिहासिक जड़ों के साथ साथ एक वैकल्पिक चिकित्सा प्रणाली है। तो क्या इसका मतलब है, क्या हम समझें यहाँ पर, आप कैसे लिखेंगे पेपर में? आपको सबसे पहले दोस्तों ये बताना है कि आयुर्वेद भारतीय उपमहाद्वीप से बना हुआ है। मतलब जो हमारा भारत देश है इसको ही बोलते हैं हम उपमहाद्वीप, क्योंकि भारत जो हमारा देश है वो इतना बड़ा है दोस्तों। आप सोचिए ना, 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया हमारे देश का है। तो ऑब्वियसली दोस्तों ये एक उपमहाद्वीप की तरह है। तो आयुर्वेद की शुरुआत हमारे भारत से हुई। तो यहाँ पर बताया हुआ है कि ऐतिहासिक जड़ों के साथ साथ, मतलब आयुर्वेद का जो इतिहास है उसमें तो दिया ही हुआ है आयुर्वेद के बारे में, साथ में ये पुराने समय से हमारे देश में एक वैकल्पिक चिकित्सा प्रणाली बनी हुई है। अब आपके लिए बताया हुआ है आगे कि आयुर्वेद का सिद्धांत और व्यवहार वैज्ञानिक है। मतलब आयुर्वेद जो है इसका सिद्धांत, आयुर्वेद में कई सिद्धांत हैं, आयुर्वेद में जो व्यवहार है वो सभी वैज्ञानिक है। अगर आप समझें कि वैज्ञानिक है तो क्या इसको वाकई में ही यूनिवर्सिटीज़ ने, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने मान्यता दी है क्या? तो आंसर है यस, हाँ मान्यता दी हुई है। तो सेकंड लाइन में आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि भारत का जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है उसने तक मान्यता दी हुई आयुर्वेद को। तो लिखा हुआ है यहाँ पर कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आयुर्वेद चिकित्सकों का वर्णन करती है जो दवा का अभ्यास करने का दावा करते हैं। भारत और नेपाल में आयुर्वेद का अत्यधिक प्रचलन है, जहाँ लगभग 80% जनसंख्या इसका उपयोग करती है। तो दोस्तों, आपको ये लाइन पढ़ के ये तो क्लियर हो गया होगा कि हमारा जो आयुर्वेद है वो भारत और नेपाल में भी चलता है दोस्तों। और आप इस बात को बिल्कुल सच मानिए दोस्तों कि दुनिया भर में हमने आयुर्वेद को फैलाया है। और मोदी सरकार के आने के बाद जिस तरह से आपने देखा होगा कि अभी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों, आयुर्वेद, योगा, दुनिया इससे जुड़ती जा रही है। तो ये हमारे देश के लिए बहुत गर्व की बात है, हम सबके लिए गर्व की बात है, क्योंकि आफ्टर ऑल यार हम सब हमारे भारत देश के ही नागरिक हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ आपको दिया हुआ है साथियों, आयुर्वेद उपचार कब से चल रहा है। तो थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पर कि आयुर्वेद का जो उपचार है दोस्तों ये 2000 वर्षों से भी पुराना है। सोचिए कितनी बड़ी बात, मतलब इस पैराग्राफ में आपके लिए बता दी है आज मैंने कि 2000 वर्षों से भी पुराना हमारा आयुर्वेद का इलाज है, या आयुर्वेद का हम बोल सकते हैं कि विकास है। तो 2000 वर्ष आप समझ रहे हैं साथियों, आज 2023 चल रहा है, मतलब जब फर्स्ट सेंचुरी चल रही होगी उसके पहले से आयुर्वेद हमारे देश में चलता है। अब दोस्तों ये तो क्या इतिहास की बात, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा कोई छेड़छाड़ नहीं करूँगा, इसमें ज़्यादा कोई बदलाव नहीं करूँगा। लेकिन दोस्तों 2000 वर्षों क्या लाखों वर्षों से आयुर्वेद चल रहा है, आप ये मानकर चलिए। क्योंकि आप देखते होंगे ऐसे कई हमारे ग्रंथ हैं, जैसे हम यजुर्वेद की बात करें, ऋग्वेद की बात करें, इन सभी वेदों में दोस्तों आयुर्वेद के उपचार के बारे में ही बताया हुआ है। अब उपचार में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो यूज़ होती हैं वो हम देख लेते हैं। तो उपचार में क्या यूज़ होता है आयुर्वेद में? पहला होता है हर्बल दवाएं, दूसरा है विशेष आहार, तीसरा है ध्यान योग, चौथा है मालिश, पांचवा है चिकित्सा तेल। ऐसे कई चीज़ें हैं दोस्तों, लेकिन अगर आप ये 2-3 चीज़ें भी याद रखते हैं और आंसर में लिख देते हैं, आपकी जो कॉपी मिलेगी यूनिवर्सिटी से, अगर आप उसमें लिख देते हैं तो मुझे लगता है बहुत ही शानदार नंबर भाई आप लोगों को मिलने वाले हैं।
आगे बात करते हैं। दवाएं आमतौर पर जो आयुर्वेद की दवाएं होती हैं वो जटिल हर्बल यौगिक खनिजों से बनी हुई होती हैं। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये दोस्तों कि हर दवाई में कुछ ना कुछ कंपाउंड्स होते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें डलती हैं तभी दवाई बनती है। आप ये बात तो समझते ही होंगे। तो जो आयुर्वेदिक दवाएं हैं इनमें हर्बल यौगिक, जैसे कि अगर मैं बात करूँ आपसे कि किसी को स्किन की प्रॉब्लम है तो नीम से बनेगा। वो नीम जो होता है उससे स्किन प्रॉब्लम दूर होती हैं। तो उसमें इसको नीम की जो पत्तियाँ उसको बोल रहे हैं कि हम लोग हर्बल यौगिक। ऐसे ही धातु पदार्थ, कई आयुर्वेद दवाएं ऐसी हैं जो धातु में उसमें मिली हुई होती हैं। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी आपको ध्यान रखना है कॉन्टेक्स्ट में कि आयुर्वेद दवाइयाँ किस तरह से बनाई जाती थी पुराने समय में, इवन आज भी। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथों में राइनोप्लास्टी। अब आपको ये बता रहे हैं कि जो ग्रंथ हैं आयुर्वेदिक ग्रंथ, इसमें कौन कौन से रोगों का उपचार के बारे में बताया हुआ है। तो राइनोप्लास्टी, फिर आपके दिया हुआ है किडनी स्टोन। सोचिए कितनी बड़ी बात है कि आज मेडिकल साइंस, आज एलोपैथी जो है वो किडनी स्टोन का ट्रीटमेंट करता है। और पुराने समय में दोस्तों किडनी स्टोन की जो समस्या है उसको हटाने का आयुर्वेद में उपचार था। टाँके और विदेशी वस्तुओं के निष्कर्षण सहित सर्जिकल तकनीक भी सिखाई जाती है। तो आयुर्वेद में ये सारी की सारी चीज़ें सिखाई भी जाती हैं जो आयुर्वेदिक चिकित्सक होते हैं। और साथ में आपको पढ़कर ये समझ में भी आ रहा होगा कि आयुर्वेदिक किसी से कम नहीं है अगर हम आयुर्वेद को विश्वास करें तो। नेक्स्ट पर आपको दिया हुआ है साथियों मुख्य शास्त्रीय आयुर्वेदिक ग्रंथों की शुरुआत के बारे में। तो दोस्तों आयुर्वेदिक ग्रंथ जैसा कि आप लोग जानते हैं बहुत सारे हैं, लेकिन इसकी शुरुआत कैसे होती है? तो देवताओं से ऋषियों, मतलब ऐसा माना जाता है, ऐसा बहुत सारे ग्रंथों में दिया हुआ है। उसी आधार पर आपके लिए आइडिया भारत के सिलेबस में, आइडिया भारत के कोर्स में ये चीज़ें शामिल की हुई हैं कि मुख्य शास्त्रीय आयुर्वेद ग्रंथ, मतलब जो आयुर्वेदिक ग्रंथ हैं वो देवताओं से ऋषियों को प्राप्त हुए थे। अब दोस्तों आपको बताया हुआ है कि ये जो देवता से ऋषियों को आयुर्वेद मिला, इसी से मानव चिकित्सकों तक आयुर्वेद फैला और इस तरह से आयुर्वेद चिकित्सा ज्ञान के रूप में विकसित हुआ। कुछ इंपॉर्टेंट ग्रंथों की बात मैं आपके लिए बता देता हूँ जिनके नाम आप जानते होंगे। आपने अपने स्कूल डेज़ में भी, स्कूल लाइफ में भी, हो सकता है कुछ किताबों में इन ग्रंथों का नाम पढ़ा हो, और नहीं पढ़ा हो दोस्तों तो कोई बात नहीं है, क्योंकि आइडियो भारत तो भाई आपको बिल्कुल बता ही देगा कि कौन कौन से ऐसे ग्रंथ हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सुश्रुत संहिता। महर्षि सुश्रुत, आचार्य सुश्रुत एक बहुत ही फेमस वैज्ञानिक माने जाते हैं, एक बहुत ही फेमस आयुर्वेदाचार्य माने जाते हैं दोस्तों। तो उन्होंने लिखी थी सुश्रुत संहिता। दोस्तों ये सुश्रुत संहिता है, ये सारी चीज़ों के बारे में मैं आपके लिए आइडियो भारत के कई ऐसे वीडियोस में बता चुका हूँ ऑलरेडी, जो अपलोड है मेरे चैनल पर। तो आप जाकर उन वीडियोस को भी देख सकते हैं, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। जो लोग यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, उनको एक बात और मैं बता दूँ दोस्तों, आपको आइडियो भारत का पूरा सीरीज़, पूरा आपके लिए यूनिट वाइज मैंने पूरे वीडियो बनाए हुए हैं, तो बहुत हेल्प आपके लिए मिल जाएगी। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सुश्रुत की मैंने आपसे बात करी, तो सुश्रुत जो है उन्होंने लिखा हुआ है सुश्रुत संहिता में कि आयुर्वेद के देवता हैं धन्वंतरी। कौन है? धन्वंतरी। दोस्तों ये जो धन्वंतरी हैं, इन धन्वंतरी के ही नाम पर ही अगर आपको पता हो थोड़ा सा, तो दिवाली का जो हम त्यौहार मनाते हैं, और दिवाली के पहले दोस्तों आपको पता ही होगा, एक आती छोटी दिवाली और इसके पहले आती है धनतेरस। तो धन्वंतरी जो हैं इनके नाम पर, इनके जन्म दिवस के रूप में भी धनतेरस को मनाया जाता है। तो धन्वंतरी जो हैं आयुर्वेद के देवता माने जाते हैं। इन्होंने बनारस के राजा के रूप में अवतार लिया था, ऐसा ग्रंथों में वर्णन है, ऐसा ग्रंथों में लिखा हुआ है। और इन्होंने क्या किया, बनारस में राजा का अवतार लिया और चिकित्सकों को इन्होंने ये पूरा आयुर्वेद की दवा बनाना सिखाया। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि आयुर्वेद की उत्पत्ति प्रागैतिहासिक काल में हुई थी, यानी कि ऐसा समय इतिहास का जिसके हमारे लिए कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलते, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, प्रागैतिहासिक काल। तो उस टाइम पर हुई थी, कुछ लोग ऐसे ही मानते हैं। कुछ लोग तो दोस्तों ये तक मानते हैं कि आयुर्वेद की शुरुआत वैदिक काल के दौरान हुई होगी, और बाद में बौद्ध धर्म, जैन धर्म ने भी आयुर्वेद को अपनाया। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं ना कितना प्यारा कंसेप्ट है, कितनी प्यारी मतलब चीज़ें हमारे देश भारत में। और हम कहाँ यार आज मेडिकल साइंस की तरफ जाने लगे, हम कहाँ एलोपैथी की तरफ जाने लगे, हम कहाँ इस पश्चिम कल्चर में जाने लगे हैं। लेकिन दोस्तों समय समय की बात है, लेकिन अब बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं, ज़माना अपने आप को रिपीट कर रहा है। इसलिए कहा जाता है कि इतिहास हमेशा अपने आप को दोहराता है। तो आज आप देख सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ों को लोग अपना रहे हैं, ख़ास तौर से कोरोना पैंडेमिक के बाद। दोस्तों नेक्स्ट पैराग्राफ की हम लोग बात कर लेते हैं। आयुर्वेदिक ग्रंथों में देह संतुलन पर जोर दिया जाता है। अब आपको ये बताते हैं कि आयुर्वेद किस तरह से काम करता है। देह संतुलन पर जोर दिया जाता है, पहला पॉइंट आप ये ध्यान रखना।
आयुर्वेद ग्रंथों में 3 मूल दोषों के बारे में बताया हुआ है कि मनुष्य जो है वो 3 दोषों से परेशान होता है। पहला है वात, दूसरा है पित्त और तीसरा है कफ। तो दोस्तों अगर इन तीनों दोषों को ठीक कर दिया जाए आयुर्वेद के अनुसार तो व्यक्ति स्वस्थ हो सकता है। तो लिखा हुआ है कि इन दोषों के संतुलन से स्वस्थ होता है मनुष्य, जबकि असंतुलन का परिणाम रोग होता है। अब क्या लिखा हुआ है कि आयुर्वेदिक चिकित्सा को 8 अलग अलग भागों में बांटा जा सकता है। आयुर्वेद चिकित्सकों ने प्राचीन युग की शुरुआत से ही विभिन्न औषधीय तैयारियों और शल्य चिकित्सा प्रक्रियाओं का विकास किया है। तो शल्य चिकित्सा का मतलब होता है जो आप ऑपरेशन सुनते हैं, आज ऑपरेशंस होते हैं, ये ऑपरेशन दोस्तों आयुर्वेद के टाइम पे भी, या बोल सकते हैं हम लोग आयुर्वेदिक किताबों में भी इनके बारे में दिया हुआ है। इनफैक्ट दोस्तों जो सुश्रुत हैं वो बहुत अच्छे, एक हम बोल सकते हैं कि ऑपरेशन करने वाले थे, शल्य चिकित्सा का प्रयोग करते थे, वो बहुत अच्छे सर्जन थे। आप आगे दिया आपके लिए 8 घटक। अब मैंने आपको जैसा कि बताया थोड़ी देर पहले कि 8 घटकों में हम विभाजित कर सकते हैं आयुर्वेद को। तो 8 घटक के नाम क्या क्या हैं साथियों, वो डिस्कस करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है कि आयुर्वेद प्राचीनतम शास्त्रीय संस्कृत चिकित्सा ग्रंथों को 8 घटकों में विभाजित होने के रूप में वर्णित करता है। चिकित्सा की कला का यह वर्णन, जिसमें 8 घटक होते हैं, पहली बार संस्कृत के महाकाव्य महाभारत में पाया जाता है। तो दोस्तों महाभारत के बारे में आप सब जानते ही होंगे। तो महाभारत में आयुर्वेद के 8 घटक ये दिए गए हैं। अब ये 8 घटक कौन कौन से हैं? तो दोस्तों अगर आप याद रख सकें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रख सकें तो भी प्रॉब्लम नहीं है भाई, क्योंकि मेरे पिछले वीडियोज़ को जाकर देखो, प्लेलिस्ट में मैंने उसमें समझाया हुआ है कि कैसे आप अपनी कॉपी को भर सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। अगर आपको थोड़ा बहुत भी आता है तो फिर भी अगर जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनको डाउट हो वो कमेंट कर सकते हैं। मैं उनकी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, इसमें आपको पूरे ट्रिक्स बताऊंगा कि कैसे आप अच्छी कॉपी भर सकते हैं। अगर आप बीए फर्स्ट ईयर में हैं उस केस में, बीए सेकेंड ईयर में उस केस में, बीए थर्ड ईयर में है। क्योंकि दोस्तों ये चैनल पूरा जो है मेरा कम्प्लीटली बीए वाले स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेटेड है। मैं चाहता हूं कि बीए के लिए आपको कहीं ना जाना पड़े, सारी हेल्प आपकी हमारे चैनल के माध्यम से हो जाए। तो पहला पॉइंट है काया चिकित्सा। काया चिकित्सा का मतलब क्या होता है? देखिए काया का मतलब होता है स्किन, तो शरीर की औषधि सामान्य चिकित्सा काया चिकित्सा में आती है। मतलब 8 घटक में पहला घटक है आयुर्वेद का काया चिकित्सा, जिसमें कि जो चिकित्सक होते हैं आयुर्वेद के वो स्किन को लेकर ट्रीटमेंट करते हैं। दूसरा है आपके लिए कोमारभूत या बाल रोग। तो बाल रोग मतलब समझते ही हैं कि जो बच्चे होते हैं उनकी बात हो रही है। तो लिखा हुआ है जैसे कि बच्चे और माँ की प्रसव पूर्व और प्रसव के बाद देखभाल के बारे में चर्चा। मतलब जो बाल रोग या कोमारभूत नाम का जो घटक है आयुर्वेद का वर्णन है, इसमें सब कुछ बताया जाता है कि बच्चे की बोल सकते हैं कि जन्म से पहले माँ को कौन कौन सी चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, और प्रसव के बाद मतलब जब बच्चा जन्म ले लेता है उसके बाद कौन कौन सी ध्यान रखनी चाहिए, गर्भाधान के तरीके क्या हैं, बच्चे का लिंग जो है वो कौन सा होगा, लड़का होगा लड़की होगा। सोचो कितनी बड़ी बात है, आज मशीनों से पता करते हैं लोग। वैसे दोस्तों हमारे देश में ये चीज़ गैर कानूनी है, और हमारे देश में क्या सभी जगह जहाँ तक ये चीज़ गैर कानूनी होगी कि आप ये टेस्ट नहीं करवा सकते कि लड़का है या लड़की है, लेकिन उस समय ये सारी चीज़ें पता कर लेते थे लोग, बहुत बड़ी बात है। बुद्धि, बचपन में रोग, ये सारी चीज़ें बाल रोग में आते हैं। तीसरा है दोस्तों ऑनलाइन तंत्र। तो ऑनलाइन तंत्र का मतलब क्या है? ऑनलाइन तंत्र मतलब दोस्तों ये आज वाला ऑनलाइन नहीं है। ऑनलाइन तंत्र का मतलब सर्जिकल तकनीक और विदेशी वस्तुओं का निष्कर्ष है। तो सर्जिकल तकनीक को सीखना भी आयुर्वेद बताता है। चौथा है शालक्य तंत्र। शालक्य तंत्र मतलब ऊपरी शरीर में उद्घाटन या गुहाओं प्राप्त करने वाली बीमारियों का उपचार। ऊपरी शरीर मतलब क्या होता है? जैसे जिसमें हमारे कान आते हैं, सिर आता है, आँख आता है, नाखून आता है, मुंह आते हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं ऊपरी शरीर में। तो दोस्तों अगर इनसे संबंधित कोई बीमारी होती है तो शालक्य तंत्र में आयुर्वेद में इस चीज़ का वर्णन है। फिर है भूत विद्या। अब भूत विद्या क्या है? दोस्तों आयुर्वेद एक ऐसा ग्रंथ है, आयुर्वेद एक इस तरह की कला है, एक इस तरह का हम बोल सकते हैं चिकित्सा विज्ञान है, जिसमें भूत विद्या, अगर किसी कोई परेशान है भूतों से तो उसको भी भाई ठीक किया जा सकता है। अब आपको सुनकर मतलब बहुत ही ज़्यादा एकदम कन्फ्यूज़न हो रहा होगा यार कि ये क्या है, हमारे देश में क्या वाकई में ऐसी चीज़ें थी दोस्तों? इवन आज भी हैं, लेकिन उनको हटाने के तरीके भी आयुर्वेद में मौजूद हैं। तो क्या लिखा हुआ है? प्रेत आत्माओं की शांति के लिए, और वे लोग जिनके मन में इस तरह के कब्जे होते हैं, मतलब इस तरह के उनके मन में विचार आते हैं कि भाई कोई भूत है, कोई प्रेत आत्मा है, तो उनको हटाने के लिए दोस्तों आयुर्वेद में
दिया हुआ है। आगध तंत्र यानी कि विश्व विज्ञान, क्या लिखा हुआ है इसमें? महामारी शामिल है। महामारी मतलब जब बहुत ज़्यादा बीमारियां फैलती थी पहले के टाइम पर साथियों, सब्जियों में, खनिजों में, हर जगह पर बीमारी फैलती थी, कोई वायरस, कोई केमिकल, जैसा आज आपने देखा होगा 2020-21 में कोरोना वायरस। वैसे दोस्तों उस टाइम पे भी छोटी मोटी ऐसी बीमारियां फैलती रहती थी, तो इन सारी चीज़ों को ख़त्म करने का तरीका होता था आगध तंत्र में। फिर है दोस्तों 7वां घटक आपकी रसायन तंत्र, यानी कि आयु, बुद्धि और शक्ति को बढ़ाने के लिए कायाकल्प और टॉनिक के बारे में जिसमें बताया हुआ है उसका नाम है रसायन तंत्र, जो कि आयुर्वेद का 7वां घटक है। और 8वां घटक है दोस्तों हमारा बाजीकरण तंत्र। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि वीर्य और यौन सुख की मात्रा, बांझपन की समस्या, आध्यात्मिक विकास, ये सारी चीज़ें दोस्तों कहीं ना कहीं बाजीकरण तंत्र में आती हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि आज जो लोग बोलते हैं कि भाई बोल सकते हैं हम लोग के हेल्थ प्रॉब्लम्स, इस तरह के जो इश्यूज़ होते हैं, और बोल सकते हैं हम लोग की कई लोगों को जो गुप्त रोग की समस्या होती है, तो दोस्तों ये सारी समस्या क्या हो सकती है? ठीक हो सकती है आयुर्वेद के माध्यम से भी। तो आप समझ रहे हैं ना कितनी सारी चीज़ें आपको आयुर्वेद बताता है। लगभग सभी बीमारियों का सॉल्यूशन आयुर्वेद के पास है, और हम दोस्तों उन चीज़ों को अपनाते नहीं हैं। तो मेरी आपसे एक गुजारिश है कि आप कोशिश कीजिए आयुर्वेद को अपनाइए अपने जीवन में। आप किसी भी एज से, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों। आयुर्वेद का मतलब ये है कि ऐसी चिकित्सा पद्धति को अपनाओ, ऐसे सिस्टम को अपनाओ जो नेचुरल है। ट्राई करो कि नेचुरल चीज़ों से ज़्यादा जुड़ो, नेचर से ज़्यादा जुड़ो, जिससे आपको हेल्प मिल सके। तो मेरा तो आपसे कहना है, बाकी अपनाना ना अपनाना आपके ऊपर डिपेंड करता है। और आई होप आपको ये सारी चीज़ें सुनकर, सारी वीडियोस में टॉपिक्स को देखकर, हेडिंग्स को देखकर बहुत कुछ क्लियरिटी हो गई होगी किस तरह की चीज़ें आप लिख सकते हैं, किस तरह से आप लिख सकते हैं अगर आपका पेपर है BA फर्स्ट ईयर में आईडी और भरत सब्जेक्ट का। और अगर आप आयुर्वेद के विकास से संबंधित कोई ऐसा वीडियो ढूंढ रहे थे तो शायद आपकी तलाश यहाँ पर ख़त्म भी हो गई होगी। तो इन्हीं सभी बातों के साथ मैं एंड करता हूँ आज का वीडियो। बहुत जल्द मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट टॉपिक में। हमारे नेक्स्ट टॉपिक अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं उस टॉपिक पर बना दूँगा वीडियो, और बाकी मेरी जो सीरीज़ चल रही है उस पर तो मैं वीडियोज़ कंटिन्यूसली बनाते ही जाऊँगा। तो मिलता हूँ बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।